नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल सक्सेस स्टडी स्टेशन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक और ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव जर्नी पॉलिटिकल थ्योरी की दुनिया में। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स डेवलपमेंट का पार्ट 2। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं कि आज के टॉपिक्स पर एकदम क्रिस्प और क्लियर। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल सवाल, इज पॉलिटिकल थ्योरी डेड? और उसके बाद रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का कमबैक कैसे हुआ। उसके बाद अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए कुछ डिफरेंट अप्रोचेस हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल अप्रोच जो हमें पास्ट थिंकर्स और उनके आइडियाज़ से जोड़ने का मौका देती है। नॉर्मेटिव अप्रोच जहाँ वैल्यूज़, जस्टिस और आइडियल सोसाइटी की बात होती है। एम्पेरिकल अप्रोच जिसमें फैक्ट्स और रियलिटी को डाटा के जरिए समझा जाता है। कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच जो मॉडर्न इश्यूज और पर्सपेक्टिव्स को इंक्लूड करती हैं। इन सभी अप्रोचेस का अपना एक यूनिक एंगल है और ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करता है। उसके बाद हम समरी देखेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेगा बिना बोर हुए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देगा। थ्योरीज हो या अप्रोच, सब कुछ समझाएंगे सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लेंस है जिसके थ्रू हम दुनिया को समझते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट्स जैसे आइडियाज़ के बीज हैं, यानी कि सीड्स हैं। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहला है लिबर्टी। आज़ादी सबको प्यारी होती है, लेकिन हर किसी के लिए इसका मतलब अलग होता है। नेगेटिव लिबर्टी यानी कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, सरकार या किसी व्यक्ति के दखल से मुक्ति। एग्जाम्पल, प्रेस का सेंसरशिप ना होना। पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू अचीव पोटेंशियल, आपको साधन मिले अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सेस। सिविल लिबर्टीज, स्पीच, रिलीजन, असेंबली का अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट्स जैसे कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम वर्सेस लाइसेंस, लिबर्टी डजेंट मीन डूइंग एनीथिंग, आपकी आज़ादी दूसरों के अधिकार के सम्मान तक ही सीमित है। ईसाई बर्लिन ने लिबर्टी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आज भी पॉलिटिकल डिबेट्स में ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल है। उसके बाद आता है इक्वालिटी, समान अवसर होना ही असली लोकतंत्र की पहचान है। लीगल इक्वालिटी, सब लोग कानून के सामने बराबर हैं, एक अमीर और एक गरीब दोनों पर आईपीसी लगता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, वोटिंग राइट्स फॉर ऑल, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। सोशल इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास और जेंडर। एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, आर्टिकल 17। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, सब्सिडीज और मनरेगा। अगर एक रिच और एक पुअर स्टूडेंट को सेम एग्ज़ाम देना हो बिना कोचिंग के, तो क्या वो ट्रूली इक्वल है? इक्वालिटी का असली मतलब है इक्वल स्टार्ट, नॉट जस्ट इक्वल रेस। जस्टिस इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ स्कीम्स, स्कॉलरशिप, पब्लिक सर्विसेज। इनके माध्यम से हम फेयर एलोकेशन की कोशिश करते हैं। प्रोसीजरल जस्टिस, फेयर लीगल प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्टिव जस्टिस, गलतियों का सुधार, कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस। सोशल जस्टिस,
and discrimination and ensure dignity. For example, affirmative action for SC, ST and OBC. जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहता है कि जस्ट सोसाइटी वही होगी जहां आप डिसाइड तब करें जब आपको ना पता हो कि आप कौन हो, यानी कि आपके स्टेटस के बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, उसके बाद डिसीजन लिए जाने चाहिए। राइट्स, अधिकार ही एक नागरिक की सबसे बड़ी सुरक्षा है। नेचुरल राइट्स, जन्म से प्राप्त अधिकार, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। लॉक ने कहा कि ये स्टेट से पहले के होते हैं। लीगल राइट्स, स्टेट द्वारा दिए गए अधिकार, फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी हैं सारे फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ये कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सिएबल हैं। एग्जाम्पल राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। ह्यूमन राइट्स, वैश्विक स्तर पर यूएन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इन अधिकारों का वर्णन है। एग्जाम्पल, जब एक जर्नलिस्ट को सच बोलने के लिए अरेस्ट किया जाता है तब हम राइट्स की असली वैल्यू समझते हैं कि जो अधिकार हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। इस पॉलिटिकल थ्योरी डेड? क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है? चलिए समझते हैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग सवाल। क्या पॉलिटिकल थ्योरी मर चुकी है? 1970 के दौरान कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स ने कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों कहा गया? आइए 4 इम्पोर्टेंट रीजंस के जरिए समझते हैं। पहला, बिहेवियर रेवोल्यूशन का प्रभाव। जो देखा जा सके वही माना जा सकता है। 1950 से 70 के बीच बिहेवियरलिज्म का इमर्जेंस हुआ। पॉलिटिकल साइंस ने एम्पिरिकल मेथड्स को अडॉप्ट किया, जैसे कि डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सर्वे इत्यादि। नॉर्मेटिव थ्योरी को अनसाइंटिफिक माना जाने लगा। पॉलिटिकल थ्योरी को एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्रैक्टिकल कहकर साइड में रख दिया गया। जैसे कि वोटिंग बिहेवियर के पैटर्न पर रिसर्च तो हुई, लेकिन वोट देने के एथिकल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया गया। दूसरा रीज़न है कोल्ड वार पॉलिटिक्स। कोल्ड वार के दौरान आइडियोलॉजी जैसे कि कम्युनिज्म वर्सेस लिबरलिज्म डोमिनेट कर रही थी। स्कॉलरली डिबेट से ज़्यादा प्रोपेगेंडा और पावर पॉलिटिक्स पर फोकस हो गया। पॉलिटिकल थ्योरी का रोल कम हो गया क्योंकि हर आइडिया या तो ईस्ट ब्लॉक का था या फिर वेस्ट ब्लॉक का। सोवियत स्टाइल सोशलिज्म का या तो ब्लाइंडली फॉलो किया गया या फिर उसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके थ्योरेटिकल एनालिसिस की कमी रह गई। थर्ड रीज़न, लैक ऑफ इनोवेशन। स्कॉलर्स ने कहा कि क्लासिकल थ्योरी सब कुछ कह चुकी है। प्लेटो, लॉक, मार्क्स जैसे थ्योरीज बार बार रिपीट हो रही थी, नए आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, तो इसलिए स्टैग्नेशन आ गया था। इसलिए बोला गया कि थ्योरी मर चुकी है। जैसे कि एक फिल्म इंडस्ट्री जहां नए स्क्रिप्ट्स ना हो तो वहां भी कहा जाता है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मर चुकी है, यानी कि वो कुछ नया नहीं लेके आ रही है। यही किस्सा पॉलिटिकल थ्योरी के साथ भी था। फोर्थ रीज़न है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का ओवर डोमिनेंस। रियल वर्ल्ड में पॉलिसीज, वोट्स और गवर्नेंस पर ज़्यादा फोकस होने लगा। पॉलिटिकल थ्योरी को आर्म चेयर फिलॉसफी समझा गया जो ग्राउंड रियलिटी से डिसकनेक्टेड थी। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन थ्योरी से नहीं बल्कि यूटिलिटी और इम्पैक्ट से जज होने लगे। वेलफेयर पॉलिसीज या वार डिसीजन थ्योरी के बेसिस पर नहीं, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स के बेसिस पर लिए जाने लगे। डेविड ईस्टर ने 1960 में कंसर्न रेज किया कि पॉलिटिकल थ्योरी अपने असली मूल्यों से दूर हो गई है। अब जब ये कहा गया कि पॉलिटिकल थ्योरी मर गई है, तो क्या ये सच में मर गई? नहीं। 1980 के बाद एक ज़बरदस्त कमबैक हुआ जिसे हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आइए समझते हैं कैसे और क्यों पॉलिटिकल थ्योरी ने नई जिंदगी पाई। पहला, रॉल्स और जस्टिस थ्योरी का उदय। 1971 में जॉन रॉल्स ने अपनी फेमस बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पब्लिश की। उन्होंने फेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया थ्रू व्हील ऑफ इग्नोरेंस एंड जस्टिस एज फेयरनेस के द्वारा। थ्योरी ने फिर से मोरल और एथिकल क्वेश्चंस को पॉलिटिकल डिबेट्स में जगह दिला दी।
फॉर एग्जाम्पल, रोल्स के मॉडल ने पूछा, अगर आपको पता ही ना हो कि आप किस कास्ट या क्लास के हो तो आप कैसे लॉज बनाना चाहेंगे। सेकंड, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी। फेमिनिस्ट थिंकर्स ने क्वेश्चन किया कि ट्रेडिशनल थ्योरीज जेंडर न्यूट्रल होने का सिर्फ दिखावा कर रही हैं, वो है नहीं। कैरल पैटमैन, आयरिस मैरियन यंग जैसे स्कॉलर्स ने पॉलिटिकल थ्योरी में जेंडर लेंस इंट्रोड्यूस किया। पावर, जस्टिस और इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स को नए तरीके से समझा गया, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। फेमिनिज्म ने कहा बिल्कुल होना चाहिए। थर्ड, मल्टीकल्चरलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। चार्ल्स टेलर, विल किमलिका जैसे थिंकर्स ने आइडेंटिटी बेस्ड जस्टिस की बात की। कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी जैसे फैक्टर्स को थ्योरी में इंक्लूड किया गया। पॉलिटिक्स अब सिर्फ क्लास या इकोनॉमिक तक सीमित नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, दलित के राइट्स की बात होने लगी, LGBTQ के राइट्स की बात होने लगी, रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन दिया गया। सब पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल का हिस्सा है। एनवायरमेंटल पॉलिटिकल थ्योरी। 1980-90 के दशक के बाद एनवायरनमेंट एक पॉलिटिकल इशू बन गया। इकोलॉजिकल जस्टिस, इंटरजनरेशनल इक्विटी, एनवायरमेंटल एथिक्स जैसे टॉपिक्स थ्योरी में आ गए। रॉबिन एकर्सले, एंड्रयू डॉब्सन जैसे थ्योरिस्ट ने एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को स्टडी किया। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अकाउंटेबल हैं? पॉलिटिकल थ्योरी ने इस एथिकल डायलेमा को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट, पोस्ट कॉलोनियल और ग्लोबल साउथ की आवाज़। थ्योरी वेस्ट सेंट्रिक थी, पर अब थ्योरिस्ट जैसे कि फ्रेंड्स फैनन, आशीष नंदी, पर्था चटर्जी ने कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ के एक्सपीरियंस को थ्योरी का हिस्सा बनाया। डीकॉलोनाइजिंग पॉलिटिकल नॉलेज एक स्ट्रॉन्ग वेव बन गई। पहली बार पॉलिटिकल थ्योरी ने बोला, लेट द ग्लोबल साउथ स्पीक। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड नहीं है, बल्कि इट इज़ रीबॉर्न, रीइमेजिन्ड एंड मोर रेलिवेंट देन एवर बिफोर। तो अब तक हमने क्या सीखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कभी मरी नहीं थी, बस सो रही थी। रॉल्स, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिस्ट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। आज की थ्योरी पहले से ज़्यादा इंक्लूसिव, रेलिवेंट और ग्राउंडेड है। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोचेस को देख लेते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी समझने के लिए अलग अलग नज़रिए होते हैं। जैसे एक ही कहानी को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। हर अप्रोच एक नया पर्सपेक्टिव देता है। फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल अप्रोच। पास्ट को समझकर ही प्रेजेंट और फ्यूचर का मॉडल तैयार होता है। पॉलिटिकल आइडियाज़ के डेवलपमेंट समय के साथ होनी चाहिए। कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस यानी कि क्यों और कैसे विचार बने। फोकस कौन कौन से थिंकर्स पे था? प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स और गांधी। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का इस पे प्रभाव रहा। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का आइडिया समझने के लिए उस समय का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य समझना जरूरी है। तभी हम उस समय के बारे में, वहाँ तब की थ्योरी के बारे में कुछ कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्मेटिव अप्रोच, यानी कि मानक दृष्टिकोण। क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय ये अप्रोच करती है। इसमें एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है। और टू पी पे ध्यान, यानी कि क्या होना चाहिए, इस पे ध्यान दिया जाता है। जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी जैसी कोर वैल्यूज़ का विश्लेषण किया जाता है। आइडियल सोसाइटी का विज़न बनाना। फॉर एग्जाम्पल, क्या डेथ पेनल्टी होनी चाहिए? नॉर्मेटिव अप्रोच उसका एथिकल जवाब ढूंढता है, डाटा नहीं। नेक्स्ट इज द एम्पेरिकल अप्रोच। जो दिखता है वही डाटा बन जाता है, यानी कि इस अप्रोच में हम डाटा, सर्वेस, ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर और इंस्टीट्यूशन का साइंटिफिक एनालिसिस इसमें होता है। ऑब्जर्वेशन, सर्वेस, डाटा, स्टैटिस्टिक का यूज़ किया जाता है। फैक्ट बेस्ड कंक्लूजन्स होते हैं।
बिहेवियरलिज्म के थ्रू पॉलिटिक्स को सोशल साइंस बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, वोटर्स किस बेसिस पर वोट करते हैं, कास्ट पे, क्लास पे, मीडिया पे, ये एम्पायरिकल स्टडी बताती है। कॉन्टेम्परेरी अप्रोच, नया समय, नए सवाल, नए जवाब। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, दलित और आदिवासी डिस्कोर्स, इन सारे मॉडर्न मुद्दों पे फोकस करती है। जेंडर, कास्ट, रेस, सेक्सुअलिटी, इकोलॉजी को पॉलिटिकल लेंस से देखती है। इंटरसेक्शनलिटी, जब एक व्यक्ति पर कई आइडेंटिटी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये बताती है, इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है। पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल थॉट्स का इसमें विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? कॉन्टेम्परेरी अप्रोच इन वॉइसेस को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी के मूल कॉन्सेप्ट जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और राइट्स एक सामाजिक व्यवस्था के फाउंडेशन है, और हर अप्रोच हिस्टोरिकल से लेकर कॉन्टेम्परेरी तक हमें नए डायमेंशन समझाता है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट स्टैटिक, इट्स इवॉल्विंग विद टाइम। दोस्तों, अब हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा पॉलिटिकल थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उससे संबंधित टर्म्स जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा। फिर हमने पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट देखी और हम पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशंस पर आए। फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी डेड है या नहीं है। देन हमने पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल भी देखा, और उसके बाद हमने पॉलिटिकल थ्योरी की 4 अप्रोचेस पढ़ी: हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल एंड कॉन्टेम्परेरी। आई होप आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलता रहे हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन। थैंक